नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आ गई हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो कि है कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है पर अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं जिनके ऊपर वीडियो में बनाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं प्रतिफल के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसिडरेशन। पहले जानेंगे इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से विरत रहता है या करने से विरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य, विरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो ये परिभाषा हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम में दी गई है। अब इस परिभाषा को हम समझते हैं। जब वचनदाता कौन होता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, प्रस्ताव और स्वीकृति। तो जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे वचनदाता कहते हैं। तो वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता वह व्यक्ति होता है जो कि प्रस्ताव के संबंध में अपनी स्वीकृति देता है, या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है यानी कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है। जैसे हमने प्रस्ताव और स्वीकृति के परिभाषा में भी ये जाना था कि किसी कार्य को करना या उससे विरत रहने के लिए कुछ प्रस्ताव रखा जाता है। तो कोई व्यक्ति या तो कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, या कार्य करता है या करने से विरत रहता है, या कार्य करने का या करने से विरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या विरति मीन्स कि कोई कार्य न करना, या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। मतलब प्रस्ताव के समक्ष में वह प्रतिफल कहलाता है। तो इस तरह प्रतिफल, जब हम किसी प्रस्ताव के संबंध में स्वीकृति देते हैं और उसके संबंध में कोई कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, विरत रहते हैं, तो ऐसा कार्य या विरति प्रतिफल कहलाता है। अब इस प्रतिफल के कुछ आवश्यक तत्व हैं। ये परिभाषा पढ़ने के पश्चात हमें पता चलता है कि इसके बीच में कुछ आवश्यक तत्व हैं। तो ये तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जानेंगे। प्रतिफल ऐसा कार्य, विरति या वचन है जो वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। वचनदाता की इच्छा पर होने का मतलब है कि प्रतिफल जो है वो वचनदाता की सहमति से उसकी इच्छा पर किया जाना चाहिए। यदि कोई कार्य वचनदाता की इच्छा पर नहीं किया गया है, उसके जानने में नहीं किया गया है, और वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति अपने मन से वो कार्य करता है, तो राजनियम की दृष्टि से वो प्रतिफल नहीं माना जाएगा। इसे हम 2 एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पे कोई बाज़ार बनाया है। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है राम ने बाज़ार बनाया डीएम के आदेश पर, और श्याम और उसके साथ कुछ लोगों ने यह वचन दिया कि वो दुकान से अपनी एजेंसी द्वारा बिक्री पर राम को कुछ कमीशन देंगे, लेकिन श्याम कमीशन नहीं देते हैं। तो राम श्याम पर केस कर देते हैं कि उन्होंने कमीशन नहीं दिया। तो जब केस होता है तो न्यायालय निर्णय लेते हैं कि श्याम द्वारा कमीशन देने के वचन का राम द्वारा प्रतिफल के अभाव में वैधानिक रूप से पालन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह राम ने श्याम के इच्छा पर बाज़ार नहीं बनाया था, उसने डीएम के इच्छा पर और उसके आदेश पर बाज़ार का निर्माण कराया था। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि इसमें भी 2 व्यक्ति होते हैं, सोहन और मोहन। सोहन टाउन हॉल का निर्माण करने की योजना बनाते हैं और इसके लिए चंदा लेने के लिए कुछ लोगों की सूची बनाते हैं, और काफ़ी लोगों से चंदा प्राप्त भी किया जाता है। मोहन चंदा देने का वचन तो देते हैं परंतु चंदे का भुगतान नहीं करते हैं और टाउन हॉल का काम शुरू हो जाता है। तो मोहन पर वाद प्रस्तुत किया जाता है कि इन्होंने चंदा नहीं दिया। इस केस में न्यायालय द्वारा मोहन को उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि टाउन हॉल बनाने में मोहन को यह ज्ञात था कि उनके चंदे का उपयोग होगा। उन्हें अपने पैसे का उद्देश्य पता था कि उसका उद्देश्य क्या है, इसलिए उन पर वाद प्रस्तुत किया गया और वो उसके लिए उत्तरदायी हुए, क्योंकि टाउन हॉल के निर्माण के बारे में जो भी कार्य किया गया उसमें मोहन की इच्छा सम्मिलित थी। इसलिए हमें पता चलता है कि जो
प्रतिफल है उसमें वचनदाता की इच्छा होनी बहुत ही आवश्यक है। अगर वो इच्छा नहीं होगी तो प्रतिफल व्यर्थ हो जाएगा, प्रतिफल नहीं माना। प्रतिफल का दूसरा आवश्यक तत्व है कि वह कार्य जिसे प्रतिफल कहते हैं वो वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के राजनियम के अनुसार प्रतिफल वचन ग्रहीता और केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही किया जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा भारतीय राजनियम के है उसके अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाए, वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। और यह प्रतिफल यदि वचनदाता की इच्छा पर दिया गया है तो ऐसा प्रतिफल वैध माना जाएगा और वह अन्य व्यक्ति भी अनुबंध को प्रवर्तित करा सकता है। प्रतिफल का तीसरा तत्व है कि प्रतिफल भूतकालिक, वर्तमान या भविष्यकालिक हो सकता है। जैसे कि हमने परिभाषा में भी जाना कि कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है या करने से विरत रहता है, कर चुका है या करने से विरत रह चुका है, या करने के लिए या विरत रहने के लिए वचन देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो भूतकाल में भी यानी कि बीते हुए समय में भी हो चुका है, वर्तमान में भी किया जा सकता है और भविष्य में भी करने का वचन दिया जा सकता है। भूतकालिक प्रतिफल वह प्रतिफल होता है जो बीते हुए समय में किया जा चुका है। यहाँ हम ये जान लेंगे कि इंग्लैंड के अनुबंध राज्य में भूतकालिक प्रतिफल को प्रतिफल नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे भारतीय अधिनियम में भूतकालिक प्रतिफल को भी प्रतिफल माना जाता है। जैसे कि अभी हमने प्रतिफल के परिभाषा में पढ़ा था कि कार्य कर चुका है या करने से विरत रह चुका है। तो इस तरह से ये इस मतलब पूरी तरह से हमें पता चलता है कि प्रतिफल भूतकाल में भी किया जा सकता है। भूतकालिक प्रतिफल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वचनदाता की इच्छा पर आधारित हो और दूसरा स्वेच्छा से किया गया हो। तो पहला है वचनदाता की इच्छा पर आधारित होने का मतलब है कि यदि वचनदाता की इच्छा पर या उसकी प्रार्थना पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया हुआ है भूतकाल में तो वो प्रतिफल होगा। दूसरा स्वेच्छा से किया गया कार्य, अगर वचन ग्रहीता स्वेच्छा से कोई कार्य कर चुका है और बाद में उसके समक्ष में अनुबंध किया जाता है तो उसे भी प्रतिफल कहा जाएगा। वर्तमान प्रतिफल क्या होता है कि अनुबंध के समय किसी कार्य को करना या विरत रहना वर्तमान प्रतिफल कहलाता है। वर्तमान प्रतिफल में कार्य और वचन एक साथ होते हैं। जैसे यदि ए अपना घोड़ा बी को 5,000 रुपये में बेचने के लिए सहमत हो जाता है, ए बी को उसी समय अपना घोड़ा दे देता है और बी ए को 5,000 रुपये भी दे देता है। यहाँ वचन और कार्य दोनों एक साथ हुए हैं, समकालीन है। तो इस तरह प्रतिफल जो वचन के साथ निष्पादित हो जाता है वर्तमान प्रतिफल कहलाता है। भविष्यकालिक या भावी प्रतिफल के अंतर्गत भविष्य में कोई कार्य करने का वचन दिया जाता है। जैसे ए बी की लड़की से विवाह करने का वचन देता है और बी ए को इस वचन के लिए 5,000 रुपये देने का वचन देता है। यहाँ प्रत्येक पक्षकार ए और बी का वचन एक दूसरे के वचन का भविष्यकालिक प्रतिफल है। भावी प्रतिफल में वचन के बदले में वचन दिया जाता है, यानी भविष्यकाल में जो प्रतिफल है उसमें एक वचन तो पहले से ही है, उसके समक्ष में एक और वचन दिया जाता है। इसमें सभी कार्य भविष्य में होने की बातें की जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें से अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। मैं उस टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और उसे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।